Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning, students. Good morning, sir. Now we are ending our chapter. So this is your last topic 4.11. ये लास्ट टॉपिक है और इस टॉपिक में ये आपको ध्यान में रखना है ये जो टॉपिक हम यहाँ पर ले रहे हैं थर्मोडायनेमिक, दिस टॉपिक इज न्यूली इंट्रोड्यूस इन आवर सिलेबस। ठीक है, ये साइकिल्स जो है ये पहले नहीं थे। ठीक है, ये अभी दिए हुए हैं पर बहुत सिंपली दिए हुए हैं। ठीक है, इसका कोई डिटेल आपको दिया नहीं है, कोई हीट कैसे निकालना है ये नहीं दिया हुआ है, सिर्फ आपको साइकिल समझने हैं। ठीक है, साइकिल यानी प्रोसेस होता है, ऑपरेशनल प्रोसेस। ठीक है, तो वो कैसे रहेगा ये हमको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक आपको दिया हुआ है कार्नोट साइकिल और इस पर बेस्ड आपका कार्नोट इंजन। ठीक है, ये किसी स्पेसिफिक इंजन का नाम नहीं है। जिस इंजन में कार्नोट साइकिल से ऑपरेशन होगा उसको हम कार्नोट इंजन कहेंगे। क्लियर हो गया? ये स्पेसिफिकली किसी इंजन का नाम। ठीक है, ये वर्ड, क्योंकि बहुत बच्चे फिर सर कार्नोट इंजन दिखता कैसे है, दिखता नहीं है वो समझ में। इट्स फंक्शन बेस्ड ऑन कार्नोट साइकिल व्हिच वी हैव टू स्टडी इट। ठीक है, नाउ सी, सबसे पहले जो है रिवर्सिबिलिटी हमको डिस्कस करना है, थ्योरेटिकल टॉपिक है। हीट इंजन में रिवर्सिबिलिटी का सिग्निफिकेंस क्या है ये हमको जानना है। सिग्निफिकेंस मींस इंपॉर्टेंस। ठीक है, रिवर्सिबिलिटी, हमने रिवर्सिबल प्रोसेस देखे। ठीक है, हम जानते हैं कि सिस्टम वापस कहां पहुंचता है, इनिशियल स्टेट में, बराबर। तो इसका मतलब क्या होता है कि उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है हीट इंजन के केस में। हीट इंजन हम पढ़ चुके हैं, सिंपली एक सेंटेंस में हम क्या जानते हैं, हॉट रिजर्वायर से हीट एक्सट्रैक्ट की जाती है, उसमें से कुछ हीट का वर्क डन होता है और रिमेनिंग हीट जो है रिजेक्ट हो जाती है सराउंडिंग। ठीक है, ये हम जानते हैं हीट इंजन के बारे में। अब ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस कहीं पर भी अगर हो रही है, इट विल बी परफॉर्म इन वेरी स्मॉलर स्टेप। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस एक साथ नहीं हो। ठीक है, पहले एक छोटी प्रोसेस होगी, एक पाथ कंप्लीट होगा, फिर दूसरा पाथ कंप्लीट होगा, फिर तीसरा पाथ कंप्लीट होगा। हर पाथ में स्मॉल स्टेप्स जो है वो वहां पे क्या होंगे, परफॉर्म। ठीक है, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस जो है ये बहुत स्लो होने वाली प्रोसेस है, एकदम से नहीं परफॉर्म। ठीक है, तो बाय डायरेक्शनल प्रोसेस है। बाय डायरेक्शनल क्यों कहा? जिस डायरेक्शन में साइकिल होगा उसी डायरेक्शन से क्या होगा, फिर से वापस रिपीट होगा। ठीक है, इसीलिए ये बाय डायरेक्शनल प्रोसेस है। और इसमें ये ध्यान में रखना है कि जो आपके स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, स्टेट वेरिएबल्स आपको पता है ना, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, डेंसिटी, ये क्या है आपके स्टेट वेरिएबल्स। ये जो स्टेट वेरिएबल्स है इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस पे बहुत स्मॉल। ठीक है, मान लीजिए दो प्रेशर है P1 और P2, तो P1 और P2 के बीच का जो डिफरेंस होगा वो बहुत स्मॉल रहेगा इन केस ऑफ रिवर्सिबल। अगर मान लीजिए वॉल्यूम के बीच में डिफरेंस है तो वॉल्यूम V1 और V2 लिया तो उसके बीच का डिफरेंस बहुत स्मॉल होगा। ठीक है, अभी डिफरेंस स्मॉल हो गया, इसका मतलब क्या होगा,
डिफरेंस स्मॉल होगा यानी इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली सेम हो सकता। क्लियर हो गया? तो जब भी रिवर्सिबल प्रोसेस परफॉर्म होगी उस समय पे क्या ध्यान में रखना है आपने? डिफरेंस इन स्टेट वेरिएबल्स ऑफ ए सिस्टम इज वेरी स्मॉल। ठीक है, स्टेट वेरिएबल्स के बीच में जो डिफरेंस होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा। ठीक है, और ये ध्यान में रखना है इस प्रोसेस में जब रिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है उसके सराउंडिंग के साथ। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है? सिस्टम क्या होता है? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है विद इट्स सराउंडिंग और एनवायरनमेंट। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसका मतलब क्या होगा? अगर सिस्टम एनवायरनमेंट के साथ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है यानी कि एनवायरनमेंट के साथ किसी भी प्रकार का हीट एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया? आपको समझ में आ गया? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रोसेस में सिस्टम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात हो रही है। रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम हमेशा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगी विद इट्स सराउंडिंग और एनवायरनमेंट। क्लियर हो गया? समझ में आया आपको? तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब ये सब इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि हमें हीट इंजन की रिवर्सिबिलिटी जाननी कि हीट इंजन में ऐसा होता है क्या, रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल है क्या। ठीक है, ये हमको जानना है। तो अगर हम हीट इंजन देखते हैं तो उसमें क्या होता है? हीट का कन्वर्जन होता है वर्क। ठीक है, हीट का कन्वर्जन होता है किसमें? वर्क डन। बट आपको ये भी चीज ध्यान में रखना है बेटा कि पूरी की पूरी हीट जो है वो वर्क डन में कन्वर्ट नहीं होती है। तो इसका मतलब आपका इनिशियल और फाइनल स्टेट तो सेम नहीं हुआ फिर। अगर ऐसा होता तो जितनी हीट आपने दी थी उसका वर्क डन होता था, फिर से वर्क डन से हीट होती। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो इसका मतलब हीट इंजन के केस में जो प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये क्या है? मतलब हीट इंजन में हीट से वर्क डन होना ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है क्योंकि इसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम नहीं आए, क्योंकि मैक्सिमम हीट जो है वो क्या होती है? रिजेक्ट हो जाती है। क्लियर हो गई आपको? नाउ अब उसके बाद में ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम कहते हैं कि हीट इंजन में मैक्सिमम वर्क डन होगा, हीट इंजन में क्या होगा? मैक्सिमम वर्क डन होगा। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो हमें सारी की सारी जो इरिवर्सिबल प्रोसेस परफॉर्म होती है इसमें हीट इंजन में आपको उन सारी प्रोसेस को अवॉइड करना, मतलब आपको ये मानना होगा कि इंजन का जो सिलेंडर है वो बाहर से गर्म नहीं हो रहा, एग्जॉस्ट गैसेस जो बाहर निकल रही है वो अपने साथ हीट कैरी नहीं कर रही है। ठीक है, अब और जो स्पार्क को हीट लग रही है, जो स्पार्क को हीट लग रही है वो भी हीट जो है वो वहां पर नहीं जा रही। सारी इरिवर्सिबल प्रोसेस को अगर आपने अवॉइड किया तब जाके आपका हीट इंजन क्या कर सकता है? मैक्सिमम वर्क कर सकता। बट क्या ऐसा कर पाना पॉसिबल है? नो सर, क्योंकि मैं आपको पिछले प्रीवियस लेक्चर में ही बता चुका हूं कि ऐसा कोई इंजन हम नहीं बना पाए हैं जो पूरा का पूरा हीट का वर्क डन कर सके। ठीक है, और वो नेचर्स लॉ है जो मैंने आपको बता चुका हूं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कुछ ना कुछ हीट तो रिजेक्ट या एग्जॉस्ट होनी ही है सराउंडिंग। क्लियर हो गया बेटा? तो यस सर। इंजन में irreversible process परफॉर्म होती है when heat is converted into। ठीक है, क्लियर हो गया? नाउ लास्ट में हमें ये दिया हुआ है कि अगर हम
आइडियल हीट इंजन लेते हैं, आइडियल केस यानी जो प्रैक्टिकली हम नहीं बना पाते, दैट इज आइडियल। तो अगर हम आइडियल हीट इंजन लेते हैं तो उसमें क्या होता है बेटा, टोटल जो हीट आप आइडियल इंजन को देंगे वो सारी हीट का क्या होगा, वर्क डन हो जाएगा। इसका मतलब मैक्सिमम वर्क कैन बी परफॉर्म बाय आइडियल हीट इंजन। क्यों? क्योंकि वहां पे इरिवर्सिबल प्रोसेस नहीं हो। कैसे पता चला इरिवर्सिबल प्रोसेस नहीं हो रहा है? क्योंकि जितना हीट आपने दिया था उस हीट का टोटल क्या हुआ, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिवर्सिबिलिटी इन केस ऑफ हीट इंजन। ये आपको क्वेश्चन नोट्स में दिया हुआ है, क्लियर हो गया ना। अब इसके बाद में यहाँ पर जो है हमें कार्नोट साइकिल जो है वो देखना है, ठीक है, कार्नोट साइकिल, ठीक है। अब कार्नोट साइकिल समझने के लिए आपको पीवी डायग्राम जो है वो समझना है, ठीक है। इसमें लिखना कुछ ज्यादा है नहीं बेटा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, साइकिल समझने के लिए आपको पीवी डायग्राम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपने पीवी डायग्राम अच्छे से देख ली तो आपको कार्नोट साइकिल कैसे वर्क करता है ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो दिस इज योर इंडिकेटर डायग्राम, जिसको हम पीवी डायग्राम कहते हैं, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़े एक्सेस मैंने बड़े लिए हुए हैं क्योंकि यहाँ मुझे साइकिल दिखाना है, कार्नोट साइकिल, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ध्यान में रखना है, कार्नोट साइकिल में ये हमेशा ध्यान में रखना है कि दो आइसोथर्मल प्रोसेस इन्वॉल्व होती है और दो एडियाबैटिक प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। कार्नोट साइकिल में कौन कौन सी प्रोसेस है, दो आइसोथर्मल और दो adiabatic। एडियाबेटिक। दो आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसका मतलब ये है किसी भी दो पाथ पे वहां पे टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। बचे हुए जो दो पाथ है उस पे आपका हीट जो है उसका एडियाबैटिक एक्सपांशन होगा और दूसरे इसमें एडियाबैटिक कंप्रेशन। एक पाथ पे हीट एडियाबैटिक प्रोसेस ही है, दोनों एक्सपांशन और कंप्रेशन एडियाबैटिकली हो रहा है गैस का, ठीक है। बट ये ध्यान में रखना है कि वहां प्रोसेस एडियाबैटिक, ठीक है। तो देखो ये हमें कैसे पता चला कि कार्नोट इंजन में ऐसे ही होता, ठीक है। तो जो पीवी डायग्राम हमने बनाया है कार्नोट साइकिल में, ये आपको ये सारी चीजें क्लियर करेगा, ठीक है। ठीक, हमने क्या कहा, दो आइसोथर्मल प्रोसेस है और दो, ठीक है। और वो क्यों, ये डायग्राम आपको क्लियरली बताता, ठीक है। सबसे पहले बेटा आप एक पॉइंट लीजिए, ए पॉइंट लिया, ठीक है, ए पॉइंट लिया, ठीक है। अभी हमें साइकिल करने के लिए नंबर ऑफ पाथ जो है वो यहाँ पर निकाल दे। इस ए पॉइंट का वॉल्यूम आपने लिखना है V1 और प्रेशर आपने लिखना है P1, ठीक है। सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कार्नोट साइकिल, ओके। अब यहां से मैं ग्राफ को नीचे की तरफ ला रहा हूं, ये आपका बी पॉइंट, ये आपका बी, ठीक है। यहां अब ए से लेके बी, तो सबसे पहले तो आप एरो दिखा दो बेटा, आपका पाथ कहां से कहां है, ए से बी, ठीक है। मतलब पहला ए से हमारा पाथ कहां जा रहा है, बी, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर एक ऐसा वर्टिकल लाइन निकालिए, एरो दिखाइए और यहाँ पर लिखिए QH, क्या लिखिए, QH का मतलब जब आपका कार्नोट साइकिल में पाथ ए से लेके बी है तो यहाँ पर हीट एब्सॉर्ब हो रही है एट कांस्टेंट टेम्परेचर,
समझ में आया क्या मैं क्या कह रहा हूँ? जब आपका कार्नोट साइकिल है, ए से लेके बी जब आप जा रहे हैं उस समय पे आपका पाथ डिजाइन कर दिया, तो ए से लेके बी आपको QH लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर सिस्टम क्या कर रही है, हीट एब्सॉर्ब कर रही है। बट साथ साथ में ये भी है कि जब सिस्टम हीट एब्सॉर्ब कर रही है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्लियर हो गया? अब टेम्परेचर कांस्टेंट यानी क्या? आइसोथर्मल प्रोसेस। बराबर है। बट यहाँ जो आपका गैस है, मान लीजिए अगर वो वर्किंग सब्सटेंस है तो वो हीट गेन कर रहा है बेटा, हीट एब्सॉर्ब हो रही है, यानी क्या हो रहा है, हीट गेन हो रही है। अगर हीट गेन हो रही है इसका क्या मतलब है, यहाँ आइसोथर्मल एक्सपांशन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? तो आप यहाँ पर लिखेंगे आइसोथर्मल एक्सपांशन। ठीक है, तो इससे क्या चीज क्लियर हुई बेटा, आपको बताइए क्या क्लियर हुआ आपको? Whenever in Carnot cycle we following A to B path, that means heat is absorbed by the system. ठीक है, heat is absorbed by the system at constant temperature. That means there will be isothermal expansion. क्लियर हो गया? तो ये आपका अभी बी जो पॉइंट है ना, यहाँ से थोड़ा सा ऐसा डॉटेड लाइन निकाल, ठीक है, थोड़ा डॉटेड लाइन निकाल दो। अब बी पे आपका वॉल्यूम V2 है और यहाँ पर प्रेशर आपका V2, सेकंड पॉइंट है। ओके, इतना आपको समझ में आया बेटा यहाँ पे? अब सिस्टम के अंदर हीट आ चुकी है, अच्छे से समझ लीजिए। मैं आपको एक बार आपने साइकिल समझ लिया उसके बाद आपको रिपीट नहीं होगा, ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है, ये आपको पूछ सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है ये आपको बोर्ड के। अब सिस्टम ने हीट एब्सॉर्ब की ड्यूरिंग पाथ A to B, ठीक है, A to B सिस्टम ने हीट एब्सॉर्ब की, बट कार्नोट साइकिल में ये ध्यान में रखना है उस हीट का वर्क डन नहीं हुआ। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि हम आइडियल केस डिस्कस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या डिस्कस कर रहे हैं? आइडियल केस, इंजन का, हीट इंजन। तो उसमें अगर हम साइकिल अगर ले रहे हैं तो यहाँ हीट सिर्फ एब्सॉर्ब हुई, हीट सिस्टम के बाहर गई क्या? हीट सिस्टम के बाहर नहीं गई। मतलब अभी A to B पार्ट खत्म हो गया, अभी B से जब आप C के तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हीट सिस्टम के अंदर ही है बेटा। हीट कहाँ पर है? अब B to C पाथ के वक्त सिस्टम के बाहर से कहीं हीट आई क्या? A to B के वक्त आई थी, B to C के वक्त हीट बाहर से आई क्या? तो B to C पाथ क्या बताता है आपको? हीट जो है वो सिस्टम के अंदर है, हीट सिस्टम के बाहर नहीं गई। इसका मतलब यहाँ पर एडियाबैटिक एक्सपांशन, क्योंकि आपको पता है नो हीट लीव्स टू और फ्रॉम दिस सिस्टम, मतलब ना सिस्टम से हीट बाहर जा रही है ना सिस्टम में अंदर हीट आ रही है। तो इस समय पे हम उसको क्या कहते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस। तो यहाँ पर B to C पाथ के लिए आप क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ पर एडियाबैटिक एक्सपांशन, ठीक है, एरो B से C के तरफ का दिखाना है बेटा, ठीक है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पे ये दिखाने के बाद में अब हम जाएंगे नेक्स्ट पाथ के लिए। B to C पाथ आपको समझ में आ गया बेटा? B to C समझ में आ गया। अब सिस्टम के अंदर में यहाँ पर हीट है, ठीक है, सिस्टम के बाहर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम रिवर्सिबल प्रोसेस की तरफ जा, ठीक है। तो अगर हम ये हीट इंजन में अगर यूज करते हैं तो जो हीट सिस्टम ने लिया वो सिर्फ लेते नहीं बैठेगा, कुछ देर के बाद में कुछ ना कुछ हीट क्या होनी है? रिलीज होनी है। समझ में आया क्या? कुछ ना कुछ क्या होना है? हीट रिलीज होना है। अभी हीट अगर रिलीज हुआ इसका मतलब हीट रिलीज हुआ
मतलब सिस्टम के बाहर निकला। मान लीजिए आपने हीट इंजन लिया तो सिस्टम के बाहर गया अभी हीट। अब सिस्टम के जब हीट बाहर जाएगा तो यानी हीट रिलीज हुआ। हीट रिलीज हुआ ना, सिस्टम के बाहर गया। अच्छे सुनिए, सिस्टम के बाहर गया, ठीक है। सिस्टम के बाहर गया यानी हीट रिजेक्ट हुआ। हीट रिजेक्ट हुआ मतलब क्या होगा कि अभी सिस्टम हीट रिजेक्ट कर रही है, ठीक है। अब सिस्टम हीट रिजेक्ट कर रही है, इसका मतलब अभी यहाँ एक्सपांशन होगा या कंप्रेशन होगा? कंप्रेशन। कंप्रेशन होगा। अगर यहाँ कंप्रेशन होगा तो आपको ये ऐसा बात यहाँ पर शो करना है, ठीक है। और ये जो बात आप यहाँ पर शो करेंगे, ठीक है, सी से लेके डी मान लीजिए ये वाला बात, ठीक है। अब हीट रिजेक्ट हुई बेटा, ये अंदर आ रही है हीट, QH क्या है, अंदर आ रही है। अब यहाँ से ये हीट रिजेक्ट हुई, हीट रिजेक्ट को क्या लेते हैं बेटा आप, QC। मतलब ये देखो ये एरो कहाँ जा रहा है बताओ, बाहर। बाहर का मतलब क्या है, ये QC। QC यानी ये क्या है बेटा, हीट रिजेक्ट। और यहाँ जब हीट रिजेक्ट हो रही है इसका मतलब यहाँ टेम्परेचर फिर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा, ठीक है। दो यहाँ पर ये हुआ है, दो आइसोथर्मल प्रोसेस आ गई। एक में हीट एब्सॉर्ब किया सिस्टम ने, दूसरे में हीट को क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो दोनों इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस आ गई, एक एडियाबैटिक प्रोसेस आ गई। अब यहाँ पर जो है C की जगह पे वॉल्यूम लिखेंगे V3 और यहाँ पर लिखेंगे V3, ठीक है। अब ये जो D पॉइंट है, ये जो D पॉइंट है यहाँ पर वॉल्यूम होगा V4 और प्रेशर होगा आपका V4, ठीक है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिख दिए। अब ये होने के बाद देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दीजिए, ठीक है, इसको भी थोड़ा ऐसे बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आप ऐसे ले लाइक दिस। अब ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। दिस इज योर A पॉइंट, ठीक है। अब आप यहाँ पर जो हीट आ रही तो यहाँ टेम्परेचर क्या लिखेंगे, TH लिखेंगे। यहाँ से इधर हीट आ रही है ना, यानी क्या होगा, TH। तो ये वाला लाइन आपको क्या शो करेगा, हीट रिजेक्ट हो रही है, यानी इस लाइन पे आप क्या लिखेंगे, TC लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप बताइए बेटा, इधर साइड में एडियाबैटिक एक्सपांशन है तो उसकी अपोजिट साइड में यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एडियाबैटिक, ठीक है। और ये आपका यहाँ पर क्या कंप्लीट हो गया, यहाँ पर बताइए क्या कंप्लीट हुआ, साइकिल कंप्लीट हुआ। अब हमें यहाँ पर क्या दिखाना है, सी। ये देखो यहाँ से ऐसे अंदाजन देखिए, नीचे यहाँ पे क्या आया, वॉल्यूम V1। यहाँ से इधर यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे ये V2 और यहाँ से पैरेलल इधर गया, ये आपका V2, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, ये आपका P3, ठीक है। और उसके बाद में ये वाला P4, ठीक है। जहां पे आपका V1 है वहीं पे आपका क्या आ रहा है, V4 आ रहा है, ठीक है। ये आपको यहाँ दिया हुआ है और इधर में ये V2 और यहाँ पे अगर लिखेंगे तो यहाँ पर ये V3 है, ठीक है। थोड़ा सा इधर आ रहा है, इसी के बाजू में आपका ये, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम कंप्लीट हुआ। यहाँ पे ये वॉल्यूम लिखा है, ये बीच में इसको करिए लाइक दिस, ये प्रेशर जो है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो डायग्राम हमने बनाया, दिस इज योर कार्नोट साइकिल, ठीक है। ये सिर्फ बेटा लिखना सिर्फ 2 पॉइंट है। पहला, हीट कैसे एक्सचेंज हुआ,
ठीक है, और दूसरा वर्क डन कैसे होगा। ठीक है, सिर्फ ये 2 पॉइंट्स में आपके नोट्स में ये किया हुआ है, सिर्फ 2 पॉइंट्स। ठीक है, 2 सेंटेंस और ये डायग्राम, ये आपको पूछेगा। ठीक है, क्लियर हो गया अभी आपको ये। अब इसके बाद में इंजन के लिए हमने लिया था ना बेटा, इंजन के लिए लिया था ना, हीट इंजन के लिए। तो अभी आप इसका इफिशिएंसी जो है, इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन लेंगे। ठीक है, अब हीट इंजन का एफिशिएंसी, बट कौन से साइकिल में, कार्नोट साइकिल की बात हो रही है। ठीक है, तो कार्नोट साइकिल में हम एफिशिएंसी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो हमें ये पता है कि यहाँ पर ईटा यानी एफिशिएंसी होता है, और हीट इंजन में हमने क्या देखा है, ये हमारा यहाँ पर रिलेशन आता है। ठीक है, अब ये रिलेशन अभी हमने यहाँ पर लिखा। अब इस रिलेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, n इक्वल्स टू सॉरी ईटा इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन हीट एब्सॉर्ब QH। ठीक है, ये अभी हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसी रिलेशन को आप कैसे लिख सकते हैं, ध्यान में रखिए। आप इस रिलेशन को 1 माइनस QC अपॉन QH लिख सकते हैं। अगर आपने इसको सॉल्व किया ना बेटा, आपको यही मिलना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना, वर्क डन यानी QH माइनस QC अपॉन में ये QH। ठीक है, अगर आपने सेपरेट कर दिया डिनोमिनेटर तो आपको यही मिल, समझ में आ रहा है क्या। वर्क डन क्या रहता है, मॉड ऑफ QH माइनस मॉड ऑफ QC अपॉन में मॉड ऑफ QH है। QH डिनोमिनेटर सेपरेट कर दो दोनों के लिए, आपको फिर अगर सॉल्व करेंगे तो इधर वर्क मिलेगा, इधर QC अपॉन QH। क्लियर हो गया क्या। हाँ, यहाँ पे ये ध्यान में रखो, नहीं तो सिंस W इक्वल्स टू मॉड ऑफ QH माइनस मॉड ऑफ QC, ये रिलेशन बना। अब ये ध्यान में रखना है बेटा, ये तो आपने रिलेशन बना दिया, ये 1 माइनस एज इट इज। अब जो हीट यहाँ रिजेक्ट हुई उस समय पे टेम्परेचर TC, और उस जब हीट एब्सॉर्ब हुई उस समय पे टेम्परेचर TH। एफिशिएंसी का रिलेशन क्या बना, 1 माइनस TC अपॉन TH। ठीक है, ये आपका हीट इंजन कौन से साइकिल के अकॉर्डिंगली काम करता है, साइकिल। Carnot cycle. ठीक है, अब यही साइकिल अगर आपने रेफ्रिजरेटर में यूज, ये जो साइकिल हमने ड्रॉ किया है, यही साइकिल अभी हमने किसमें ये किया, रेफ्रिजरेटर में अगर ये किया, तो यहाँ पर अभी हम एफिशिएंसी निकालेंगे। ठीक है, कार्नोट साइकिल का ही केस है। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि रेफ्रिजरेटर का जो एफिशिएंसी होता है, हम उसको कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं, बताया है सी बराबर। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यानी कि हम उसको K लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं उसको K, और K क्या रहता है बेटा, QC अपॉन में W होता है। क्या होता है K यानी क्या होता है, QC अपॉन W। अब देखो बेटा, यहाँ पर ये QC मैंने सेपरेट कर दिया, और ये जो वर्क डन है डिनोमिनेटर में, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ना बेटा, QH माइनस। ठीक है, इतना समझ में आया है। अब इसके बाद जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, इन दोनों को आप QS से यानी हीट एब्सॉर्ब से आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर क्या आएगा, QC। ठीक है, QC अपॉन में QH। ठीक है, यहाँ पर QH माइनस QC अपॉन में, समझ में आया पक्का। अब यहाँ पर जो है, ये आपको यहाँ पे इतना करने के बाद में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।
ये डिनोमिनेटर को इसका एज इट इज रहने दो। क्या सॉल्व होगा ये फिर इसके बाद? देखो QC अपॉन QH ये न्यूमरेटर में है ही, ये नीचे में जो है इसको हमने सॉल्व किया है, डिनोमिनेटर अगर सेपरेट किया तो क्या आएगा 1 माइनस QC अपॉन QH। ठीक है, ये आपका K हुआ। ठीक है, अब QC अपॉन QH किसके बराबर है? देखो बेटा बराबर, तो यानी इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो बेटा? TC अपॉन TH, यहाँ पर 1 माइनस TC अपॉन TH। अगर आपने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, TH माइनस TC अपॉन में TH, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब ये TH और ये TH क्या हो गया? फिर क्या आया आपके पास फाइनल रिलेशन TC अपॉन TH माइनस TC, ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है रेफ्रिजरेटर का। ठीक है, अगर हम कार्नोट साइकिल लेते हैं, क्लियर हो गया? ठीक है, एक स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। हो गया? Yes, sir. सर Yes, बेटा। सर कार्नोट साइकिल्स प्रैक्टिकली किधर यूज होते हैं? मतलब इसके एप्लीकेशंस किधर है? इसकी एप्लीकेशंस नहीं है बेटा, इसकी एप्लीकेशंस नहीं। अब क्यों नहीं है वो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था बेटा। वेट, क्या बताया सर तो ये पढ़ते क्यों है अगर एप्लीकेशंस नहीं है तो? अरे बेटा बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो हम एप्लीकेशन में नहीं ला सकते हैं, करते इसीलिए हम हमारी नॉलेज बढ़ा रहे हैं। इंसान की फितरत कह सकते हैं नॉलेज बढ़ाना हमारी, बस यही होता है। हर चीज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगा ऐसा जरूरी नहीं है भाई। अब अगर होगा तो आप करके देख लो एक बार में, शायद उसमें से कुछ अलग नहीं। हाँ सर रिजॉइन करून घ्या ना। हो मैम। अब यहाँ पे हमने ये रिलेशन देखा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का, ठीक है, रेफ्रिजरेटर के केस में K इक्वल्स टू TC अपॉन TH माइनस TC, ये हमारा रिलेशन। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये हमको यहाँ पर, व्हाट डज एक्सप्रेशन फॉर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर सिग्निफाई। ठीक है, हमें क्या पता चलता है यहाँ पर जो है ये हमको दिया। देखो ये TH क्या है बेटा? टेम्परेचर when heat is absorbed by the system, and this is temperature, ठीक है, when heat rejected by the system, बराबर है। यानी ये जो डिनोमिनेटर है this is your temperature difference, ये क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, हॉट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर के बीच का, बराबर। हाँ, सो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यानी कि K का वैल्यू डायरेक्टली डिपेंड करता है इस पे, डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एट हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर, इस पर डिपेंड। कैसे? आप करके देख। अगर मान लीजिए पहला सिग्निफिकेंस, अगर मान लीजिए कि TH माइनस TC का डिफरेंस काफी कम है, TH माइनस TC का डिफरेंस काफी कम है, बहुत स्मॉल है, ठीक है, तो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बहुत कम है, यानी फ्रैक्शन का आंसर बढ़ेगा ना,
डिनोमिनेटर बहुत कम है, TH माइनस TC अगर क्या है, कम है, ये डिफरेंस अगर कम है, टेम्परेचर एट हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर ये डिफरेंस कम है, तो फ्रैक्शन का आंसर बढ़ेगा, यानी किसका वैल्यू बढ़ा? समझ में आया क्या? If difference between temperature at hot and cold reservoir is very small, then coefficient of performance of refrigerator increases. ठीक है, अब उल्टा करो। अब यहां पर TH माइनस TC जो है इसका डिफरेंस बढ़ा दीजिए, ये बढ़ा दीजिए, यानी फ्रैक्शन में क्या होगा? डिनोमिनेटर बढ़ गया, यानी फ्रैक्शन का आंसर क्या होगा? कम होगा, कम हो जाएगा, होगा मिनिमम हो। समझ में आया? तो इसका मतलब हम क्या कहते हैं कि K डिपेंड्स अपॉन, ये किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर डिफरेंस एट hot and cold reservoir, that is TH minus TC. ये लिख सकते हैं, if TH minus TC is very small, K would be large, and if TH minus TC is very large, then K would be ये हो गया हमारा सिग्निफिकेंस। क्या सिग्निफाई, क्या बता क्या रहा है हमको? K का वैल्यू कार्नोट साइकिल। अगर हमने TH माइनस TC कम किया, K बढ़ेगा, अगर TH माइनस TC बढ़ाया, K कम। ठीक है, तो दिस इज योर सिग्निफिकेंस। यही आपको क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसके बाद में यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमको यहाँ पर ये दिया हुआ है, What inferences could be drawn from the second law of thermodynamics and Carnot cycle? ठीक है, मतलब क्या क्या चीजें आप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से और कार्नोट साइकिल से समझ पा रहे, इन्फ्लुएंस ले रहे हैं उसका। ठीक है, समझ क्या पा रहे हैं आप इससे? ठीक है, तो कार्नोट साइकिल में आप देखेंगे कि हीट एब्सॉर्ब हो रही है, हीट रिजेक्ट हो रही है, बट टेम्परेचर लॉस नहीं हो रहा है। समझ में आया आपको? आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ, आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ, बट टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, तो लॉस नहीं हुआ सिस्टम का। इसका मतलब सिस्टम ने अपना टेम्परेचर मेंटेन रखा ड्यूरिंग कार्नोट साइकिल। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्नोट साइकिल का इफिशिएंसी बढ़ी। क्या होगा? इसका वैल्यू हर बार अगर कांस्टेंट रहा, इसका वैल्यू हर बार क्या रहा, जैसे हमने एफिशिएंसी इंजन का लिया, तो अगर उसमें 1 माइनस TC अपॉन TH है, बट TC और TH का वैल्यू अगर कांस्टेंट रहा, तो हर बार 1 माइनस की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या आएगी? सेम। बराबर है? इसका मतलब ये हुआ कि कार्नोट साइकिल का इफिशिएंसी ज्यादा, ये हम कह सकते। If we use a Carnot cycle in heat engine, then it will be the most efficient heat engine. ये तो अपना ये है ना बेटा, रेफ्रिजरेटर का, ये COP है, हीट इंजन नहीं। ठीक है ना? सो यहाँ पे हमें पहला दिया हुआ है कि कार्नोट इंजन इज द मोस्ट एफिशिएंट इंजन। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सिस्टम अपना टेम्परेचर क्या रखती है? कांस्टेंट। ठीक है, दूसरा जो है, जितने भी कार्नोट इंजन्स है, अगर हम सेकंड लॉ के साथ में इसको अगर रखते हैं, तो हम ये कहेंगे कि ऑपरेटिंग बिटवीन सेम टू टेम्परेचर। टेम्परेचर सेम है, अगर टेम्परेचर अगर सेम है तो एफिशिएंसी भी क्या होगी? दोनों टेम्परेचर के वक्त सेम। दैट मींस इफिशिएंसी जो है
वो वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंड कर रहा है क्या? वर्किंग नहीं। सब्सटेंस कर रहा है। यहाँ पे कार्नोट इंजन में एफिशिएंसी किस पर डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे, वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं कर। ठीक है, और लास्ट में हमको ये दिया हुआ है कि कार्नोट रेफ्रिजरेटर जो है उसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा होगा अमॉन्ग ऑल द रेफ्रिजरेटर वर्किंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर। रीजन आपको पता है कि अगर ऐसा हुआ कि अगर टेम्परेचर जो है, जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है उस समय का टेम्परेचर और जो हीट रिजेक्ट हो रही है उस समय का टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रखा जाए तो यहाँ पर ये वैल्यू कांस्टेंट होगी तो के का वैल्यू क्या होगा? कांस्टेंट आएगा। इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस चेंज ही नहीं होगा, बराबर। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट है, मतलब वो बाकी सारे रेफ्रिजरेटर से ज्यादा के का वैल्यू रखेगा। ठीक है, अब बट ध्यान में रखना है बेटा, ये हम तब कह रहे हैं जब हम हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर में कार्नोट साइकिल यूज करेंगे तब। क्लियर हो गया? ध्यान में रहेगा आपको पक्का? हम रेफ्रिजरेटर में VCRS यूज करते हैं, ध्यान में रखो। ठीक है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। ठीक है, नॉट कार्नोट। प्रैक्टिकल साइकिल इज डिफरेंट। ठीक है, क्लियर हो गया? अब ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट इसी में आपको दिया हुआ है स्टर्लिंग साइकिल। ठीक है, कौन सा? स्टर्लिंग साइकिल। जो स्टर्लिंग साइकिल है इसमें भी आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है, इट इज ए क्लोज थर्मोडायनेमिक साइकिल। ठीक है, all the processes in the Stirling cycle are reversible process। आपको क्या समझ में आया? इसमें क्या दिया हुआ है? all the processes are reversible process। मतलब स्टर्लिंग साइकिल में जितनी भी प्रोसेस है वो सारी की सारी क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, अब यहाँ पर जो वर्किंग सब्सटेंस यूज हो रहा है इन स्टर्लिंग इंजन इज एयर, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ वर्किंग सब्सटेंस देखिए, ये ऐसे वर्किंग सब्सटेंस है, ठीक है, जो कि हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ध्यान में रखना है। अब ये वर्किंग सब्सटेंस को हम कई सारे साइकिल्स में यूज करते हैं। ठीक है, अब अगर आपने न्यूमेटिक टूल्स देखे, न्यूमेटिक टूल्स हाइड्रोडायनेमिक हाइड्रो टूल्स, ठीक है, जो टूल्स किस पे काम करेंगे? लिक्विड के प्रेशर पे काम करेंगे, वो हाइड्रो टूल्स कहते हैं, और जो टूल एयर के प्रेशर पे काम करते हैं वो न्यूमेटिक टूल्स कहते हैं। ठीक है, बहुत जगह पे हम फ्यूल को यूज करते हैं हाइड्रोजन के मिक्सचर में, बहुत सारे इंजन्स में हम फ्यूल को मिक्सचर यूज करके फ्यूल में हम यूज करते हैं नाइट्रोजन। ठीक है, और कई जगह पे हमको लो टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। ये ब्रांच होता है साइरोजेनिक्स कहते हैं हम जिस ब्रांच, ठीक है, जिस ब्रांच में हमको लो टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसमें वैक्सीन को लो टेम्परेचर पे रखने की जरूरत नहीं है, बट रशिया से जो वैक्सीन आया है उसको -20 डिग्री सेल्सियस पे रखने की जरूरत है। इसका मतलब आप बताइए बेटा कि हम उसका लो टेम्परेचर कैसे मेंटेन करें? हमें एक ऐसा कंपार्टमेंट बनाना पड़ेगा ना जहां पे हमको क्या लाना पड़ेगा, समझ में आया? तो ऐसी जगह पे हमें वहां पर क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर क्या करना पड़ता है, लो रखना पड़ता है। तो वहां पे वर्किंग सब्सटेंस भी उसी के अकॉर्डिंगली होता है। ठीक है, अब अभी अगर हम यहाँ पर 2 एसी मान लीजिए, अगर आपने यहाँ पे 6 एसी भी लगा दिए ना तो वो कूलिंग आपको फील नहीं होगी जो कूलिंग आपको एरोप्लेन में फील। ठीक है, कभी अगर आप बैठे हो या नहीं बैठे हो, जब भी आप बैठेंगे आपको ये फील हो जाए। ठीक है, क्योंकि इंटरनल टेम्परेचर इतना कम क्यों रखा जाता है? लोगों को तकलीफ होती है ना उससे,
बट कम क्यों रखा जाता है इतना टेम्परेचर? क्या वजह होगी? इतना कम टेम्परेचर क्यों रखा है उन्होंने? अंदर जाते ही आपको लगेगा शिवरिंग। भाई ऐसा क्यों होता है? यस सर बाहर का भी टेम्परेचर लो होता होगा। क्योंकि अगर हम जितना लोअर टेम्परेचर रखेंगे तो जो प्लेन के पास जो एक्सटर्नल टेम्परेचर होगा वो सिर्फ उसके फ्यूल के कंबशन से होगा। इंटरनली उसके पास में कोई भी क्या नहीं रहेगा, टेम्परेचर नहीं रहेगा। जितना कूल होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, वहां पर कंबशन से जो गैसेस एग्जॉस्ट होगी वो क्या रहेंगी, कम निकलेगी। ठीक है, अब तो ये आपको इसमें ध्यान में रखना है। अगर हम गैस को हीट करते हैं तो हम उससे वर्क डन कर सकते हैं, या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अगर हमने गैस तो वर्क डन कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने गैस पे वर्क डन, गैस ने वर्क डन नहीं किया, गैस पे वर्क डन हो, ठीक है, तो आप बताइए यहां पर हम उसको क्या कहेंगे? गैस पे वर्क डन हो, जैसा रेफ्रिजरेटर में होता है ना, गैस पे वर्क डन हो रहा है क्योंकि हम उसको बाहर लाते हैं, वेपराइज फॉर्म से हम उसको बाहर लाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने गैस को हीट किया तो आप उसका वर्क डन कर सकते। ठीक है, बट अगर वर्क डन गैस पे हुआ तो स्टर्लिंग साइकिल में हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं एज ए रेफ्रिजरेटर। ठीक है, दो चीजें जो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, और बट ये हमेशा ध्यान में रखना है, प्रैक्टिकली इसका जो यूज है वो एक्सेसिव नहीं है, बड़ी मात्रा में नहीं है, क्योंकि हमें लो टेम्परेचर हर चीज के लिए करना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, बट इट्स द स्पेशल ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ठीक है, जहां पे हमको ये करना पड़ता है, लो टेम्परेचर, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर हमको लाना पड़ता है। ठीक है, दैट इज साइरोजेन। ठीक है, इस ब्रांच के लिए, इस फिजिक्स का ये ऐसा ब्रांच है जहां पे हम प्रोडक्शन करते हैं लो टेम्परेचर रीजन। ठीक है, हाँ, तो इसी वजह से ध्यान में रखना है आपको, ये इतनी चीजें आपको दिया है। द रिवर्स स्टर्लिंग साइकिल इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ साइरोजेनिक्स। ठीक है, हम उसको क्रायोजेनिक्स भी कह सकते हैं, टू प्रोड्यूस एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर टू लिक्विफाई एयर और गैस। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है स्टर्लिंग साइकिल के बारे में। स्टर्लिंग साइकिल में सारी प्रोसेस रिवर्सिबल है। ठीक है, रिवर्सिबल पॉसिबल है क्या? नहीं, बट हम उसको पॉसिबल कर रहे हैं। बट वर्किंग सब्सटेंस देखिए, वर्किंग सब्सटेंस ऑर्डिनरी नहीं है। क्लियर हो गया? आपको ये पता होना चाहिए कि एरोप्लेन का फ्यूल और हमारे व्हीकल का फ्यूल दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्लियर हो गया? हाँ, तो क्यों डिफरेंस है? ऐसा क्यों डिफरेंस है? क्योंकि ये ध्यान में रखना है कि हम वहां पर नाइट्रोक्स फ्यूल यूज करते हैं। ठीक है, जब हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो उसके साथ जो हम रॉकेट लगाते हैं उसमें जो फ्यूल लगता है वो हमारे व्हीकल के फ्यूल से काफी डिफरेंट है। क्लियर हो गया? क्यों डिफरेंट है? क्योंकि उसमें हमें क्या करना है, उसमें हाई कंबशन करके मैक्सिमम प्रेशर रिलीज होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके वो ऊपर जाएगा। इसी वजह से ध्यान में रखना है, रिवर्स स्टर्लिंग साइकिल जहां पे बात कर रहे हैं तो वो कैसे एक्ट करेगा, एज ए रेफ्रिजरेटर, यानी गैस पे वर्क डन। ठीक है, वर्क डन किस पे हो रहा है? गैस पे हो रहा है। और गैस पे अगर वर्क डन हो रहा है यानी स्टर्लिंग साइकिल का अपोजिट, रिवर्स स्टर्लिंग साइकिल। और रिवर्स स्टर्लिंग साइकिल किसमें यूज होता है? साइरोजेनिक्स में या क्रायोजेनिक्स में हम यूज करते हैं, जहां हमको एयर या गैस को क्या करना पड़ता है, लिक्विफाई। ठीक है, क्लियर हो गया?
तो ये स्टर्लिंग साइकिल के बारे में था। अब हमें इसका डायग्राम देखना है, ठीक है। स्टर्लिंग साइकिल का डायग्राम हमको देखना है, ठीक है। ये डायग्राम बड़ा ही सिंपल सा है, जैसा हमने प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम बनाया था, ठीक है। किसके लिए बनाया था हमने? अभी कार्नोट साइकिल के लिए कार्नोट बनाया था। साइकिल के लिए। तो ये अभी हमें स्टर्लिंग साइकिल के लिए भी यहाँ पर डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस जो आपको यहाँ पर दी हुई है, ये ध्यान में रखना है कि अगर हम आइडियल स्टर्लिंग साइकिल ले, आइडियल स्टर्लिंग साइकिल, आइडियल क्यों कहा? क्योंकि स्टर्लिंग साइकिल में सारे प्रोसेसेस क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो इसमें दो ध्यान में रखना है, दो आइसोथर्मल प्रोसेस है और दो यहाँ पर जो है आइसोबारिक प्रोसेस दिए रहते हैं, ठीक है। The ideal Stirling cycle has two isothermal process and two isobaric process. यहाँ पर heat is absorbed at constant temperature and rejected at constant. स्टर्लिंग साइकिल में आइडियल स्टर्लिंग साइकिल में क्या होता है? जब हीट एब्सॉर्ब होती है तभी भी टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट। और जब हीट रिजेक्ट होती है तभी भी टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वो डायग्राम शो करना है। पहले ए पॉइंट, ठीक है। ए से अभी हम यहाँ बी के तरफ जाएंगे, ठीक है। ए से बी जा रहे हैं, यहाँ पर हीट एब्सॉर्ब हो रही है, ठीक है। ए से लेके बी जा रहे हैं तो हीट क्या हो रही है? एब्सॉर्ब, ठीक है। तो ए से बी हीट एब्सॉर्ब हो रही है, यानी क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो सबसे पहला यहाँ पर ये दिया हुआ है, द गैस इज हीटेड बाय सप्लाइंग हीट QH, by supplying heat QH at constant temperature TH। यहाँ पर इस लाइन पे, ये जो लाइन है, इस लाइन पे यानी इस पाथ पे आपका टेम्परेचर क्या होगा? यहाँ पे गैस आपने क्या किया हुआ है? गैस को आपने हीट किया। क्या किया आपने? गैस को हीट किया बाय सप्लाइंग दिस हीट। QH हीट दिया और उस समय पे टेम्परेचर क्या है? TH, ठीक है। अब आपको ये दिया हुआ है, यूजफुल वर्क इज डन बाय द गैस इन दिस पार्ट ऑफ दिस साइकिल, यानी A टू B पार्ट के वक्त जैसे ही गैस हीट एब्सॉर्ब करेगी उसमें से क्या हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया अभी आपको पहला पार्ट A से B, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है? हीट एब्सॉर्ब हो रहा है और जैसे ही हीट एब्सॉर्ब हो रहा है उसके साथ साथ क्या हो रहा है? वहां पे वर्क डन हो रहा है, ठीक है। कुछ पार्ट का वर्क डन हो रहा है, ध्यान में रखना, ऐसा लिखा है, यूजफुल वर्क इज डन बाय द गैस इन दिस पार्ट ऑफ द साइकिल। यूजफुल कहा, टोटल वर्क डन नहीं कहा, ठीक है। उसके बाद में आप B to C आएंगे बेटा, तो B to C सीधा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। B to C सीधा स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे बाहर की तरफ ऐसे शो किया है और ये आपका C पॉइंट यहाँ पर दिया, यहाँ टेम्परेचर TC, ठीक है। अब यहाँ B to C स्ट्रेट लाइन है बेटा, कर्व नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है जैसा कार्नोट में था वैसा नहीं है, ये अलग है। तो B to C जो है इसमें ध्यान में रखना है, हो क्या है? एरो बाहर है हीट का, तो आपको ये दिया हुआ है, पार्ट ऑफ द हीट एब्सॉर्ब बाय द गैस इन पार्ट AB। यहाँ पर हीट जो एब्सॉर्ब हुई थी, A से B जो हीट क्या हुई थी? एब्सॉर्ब हुई थी, इज रिलीज बाय द गैस टू द रेफ्रिजरेटर। गैस उस हीट को क्या करेगी? रिलीज करेगी, किसको? रेफ्रिजरेटर को। दिस हीट जो रिलीज हो चुकी है इज यूज्ड इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द साइकिल, ठीक है। इसका मतलब हीट रिलीज हो गया, गैस ने क्या किया? हीट रिलीज किया। यहाँ पे B to C पार्ट केवल गैस ने क्या किया? हीट
रिलीज कर दिया। अगर हीट रिलीज कर दिया मतलब सिस्टम में से गैस में से हीट क्या हो गया, हीट रिलीज हो, बाहर निकल गया। मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर, गैस का टेम्परेचर कम, इसका मतलब गैस क्या होगा, कूल डाउन। गैस क्या होगी, कूल डाउन। क्यों गैस क्यों कैसे कूल होगी, क्योंकि B2C पार्ट में अब क्या हो रहा है, जो हीट यहाँ पर रिलीज होगी आफ्टर डूइंग वर्क, यहाँ पर बाकी की हीट क्या होगी, B2C पार्ट में क्या होगी, रिलीज होगी। इसका मतलब यहाँ पे गैस जो है उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम। B2C पार्ट में क्या होगा, गैस का टेम्परेचर कम होगा, जो हमने शो TC, टेम्परेचर एट कोल्ड रिजर्वायर और टेम्परेचर एट सिंक, यानी क्या होता है TC। ठीक है, हीट रिलीज हो चुके इसलिए बाहर की तरफ एरो है, आपको एरो की तरफ ध्यान देना है यहाँ पर। ठीक है, अब आप C से D की तरफ जाएंगे बेटा, C से D की तरफ आप गए, यहाँ पर ये D। ठीक है, अब C से D जब आप जा रहे हो, ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपको क्या दिया हुआ है, अब हीट generated in this part of the cycle is rejected to the coolant. The temperature of the gas is maintained at TC during this process. ठीक है, यहाँ पर C to D जब आप जा रहे हो, ठीक है, तो C to D जब जा रहे हो तो सिस्टम में से जो हीट रिजेक्ट होना था वो तो हो चुकी है, हीट रिजेक्ट जो होना था वो हो चुकी है। इसका मतलब क्या है, जो हीट सराउंडिंग में गई उसके साथ साथ कुछ हीट कहाँ जाएगी बताइए, कूलेंट में डायरेक्टली जाएगी ना। जो हीट उसमें से बची है उसमें से कुछ हीट कूलेंट में गई, तो बचा हुआ हीट जो है उसने क्या कर लिया, मेंटेन रखा। आपको मेरी बात समझ में आई क्या, C to D जाते हुए क्या होगा, C to D जाते हुए कूलेंट में क्या होगा, हीट यहाँ पर क्या होगी, रिजेक्ट होगी Q से। ठीक है, अब ये हीट रिजेक्ट हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है बताइए। अब कूलेंट में जब हीट डायरेक्टली गई तो बाकी हीट का सिस्टम ने क्या किया, गैस ने क्या किया। ठीक है, मतलब क्या है कि C to D जाते हुए क्या होगा कि गैस अपना टेम्परेचर क्या रखेगी, मेंटेन रखेगी। मतलब उसका कोल्ड टेम्परेचर क्या है, कोल्ड टेम्परेचर क्या है उसका, मेंटेन है, मेंटेन। कोल्ड टेम्परेचर मेंटेन है। उसके बाद में यहाँ पर जो है अब C से D हो गया, अब D से E सॉरी, फिर से स्ट्रेट लाइन है। अब आप बताइए C से D क्या हो सकता है यहाँ पर, हीट एब्जॉर्ब करेगी। देखो पहले क्या हुआ, A से B हीट लिया, बट हीट लेने के साथ साथ क्या किया, वर्क डन किया, यूजफुल वर्क डन किया। यूजफुल वर्क डन करने के बाद में कुछ हीट क्या हो गई, यहाँ पे रिलीज किया। वर्क डन करने के बाद कुछ हीट क्या होती है, रिलीज होती है, सराउंडिंग में कुछ हीट जाती है। तो कुछ हीट रिलीज होने से गैस का टेम्परेचर जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। मतलब B2C पार्ट में गैस का टेम्परेचर कम हुआ। उसके बाद C to D जाते हुए जो हीट अनयूज रही वो डायरेक्टली कूलेंट में चली गई, यानी सिंक में चली गई, और C to D गैस ने अपना टेम्परेचर मेंटेन रखा। बट अभी हम करना है ना, साइकिल फिर से कंप्लीट करना है। इसका मतलब D to A पार्ट में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, गैस फिर से टेम्परेचर क्या करेगी, गेन। मतलब D to A पार्ट में गैस जो है वो फिर से क्या होगी, हीट होगी। ठीक है, और जब ये हीट होगी तो उसके बाद फिर से आपका A to B पार्ट होगा, गैस को हीट मिल गई। अब क्या होगा, गैस उस हीट को क्या करेगी, एब्सॉर्ब करेगी, वर्क डन करेगी। उसके बाद टेम्परेचर डाउन होगा, उसके बाद में फिर से वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखेगी, फिर से क्या होगा, गैस हीट होगी, साइकिल। ठीक है, तो दिस इज योर स्टर्लिंग साइकिल। ठीक है, हाँ, तो ये आपको समझना है
कि यही हमारे जो साइकिल थे उसके बारे में हमें दिया हुआ है, बट इससे इंपॉर्टेंट कार्नोट साइकिल है। ठीक है,